कि कचरे दो भाग में बांटे जाते हैं, नीला और हरा, या गीला या सूखा, या बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अब ये चार भागों में हो गया, नीला, हरा, लाल, काला। अगर सिविलाइजेशन चेंज करना है तो बच्चे में लाएंगे तो उनके परिवार में आएगा और धीरे धीरे वो एक हैबिट बन जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जनरेट होता है हर दिन, उसको कर पाना, उसको सेफली डिस्पोज करना वैज्ञानिक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती है। तो कोई भी कचरा अब खुले में बेकार नहीं रहेगा, उसका कोई न कोई उपयोगिता। नमस्कार, पॉडकास्ट विद LSBA में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है, जिसमें 2016 के नियमों को प्रतिस्थापित किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी ये नियम शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय निकायों में अपशिष्ट पृथक्करण तथा जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ करते हैं। इसी के मद्देनजर SWM 2026 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या हैं नए प्रावधान, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में मौजूद है SBMG बिहार के स्टेट कंसल्टेंट SLMW रत्नीश वर्मा सर। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि हम जानते हैं SWM 2026 में जो नियमावली उसमें बदलाव आया है सर, तो सर सबसे पहले आप हम लोगों को ये बताइए कि ये जो नियमावली है SWM 2026 वो है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस पॉडकास्ट को हम लोग कर रहे हैं। इसका विस्तार रूप से इसका हम लोग चाहेंगे कि ग्राम पंचायत तक लोग देखें, हमारे फॉलो करें और समझें कि ये नियमावली क्या है एक, और दूसरा कि नियमावली के जो मुख्य क्राइटेरियाज हैं उनको जानें। जी, तो जैसा कि आपने पूछा कि ये नियमावली क्या है, तो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूर्व से 2016 में भी सॉलिड वेस्ट एक्ट जो रूल्स है वो लागू था, और उसको उसी एक्ट को, रूल्स को संशोधित करते हुए 2026 में अमेंड करके लाया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जिससे कि हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का जो कार्य किया जा रहा है वो सुचारू और वृहत और एक मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ काफ़ी मजबूती से क्रियान्वित किया जा सके। सर, ये SWM 2026 जो है वो 16 से किस तरह से अलग और इसमें क्या खासियत है? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है कि इसमें एक तो अंतर क्या है और विस्तार क्या है, और दूसरा कि इसमें प्रमुख क्या बिंदु हैं। सबसे बड़ा अंतर है कि ग्रामीण जो हमारे क्षेत्र, यहाँ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्य कर रहा है, वो ग्रामीण क्षेत्र है जैसा कि आप जानती हैं। तो ये जो एक्ट है, कानून है, रूल, ये इसका जो अवधि है, इसका एरिया वो विस्तार किया गया है, और इसके जो स्टेक होल्डर हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंटली इसको ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तमाम एरियाओं को कैच किया गया। एक दूसरा कि इसके क्रियान्वयन में ग्रामीण क्षेत्रों से भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, टाइम वाइज एक्सपेक्टेशन किया गया है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है कि जो पहले के नियमावली थी उसमें अर्बन फोकस था, अब ग्रामीण अर्बन दोनों है बराबरी से। इसका मतलब हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो बदलाव हो रहे हैं या विकास के बाद जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का जनरेशन हो रहा है, उसको सरकार और कानून और ऑनरेबल कोर्ट उसको एक्नॉलेज कर रहा है, और वो चाहता है कि इसमें बढ़िया से काम हो और काफ़ी स्ट्रांगली मॉनिटर किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आई है। पहले कानून होता था, उसके क्रियान्वयन के लिए बताया दिया जाता था और एक्सपेक्ट किया जाता था इसका क्रियान्वयन हो, इन्फोर्समेंट सरकार का तरीके से और सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेशन उनके द्वारा किया था। इस बार क्या है, इन्फोर्समेंट को मॉनिटर किया जा रहा है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। तो जैसा कि आप जानती हैं 27 जनवरी को ये अधिसूचना जारी हुआ, और 1 अप्रैल 2026 से ये कानून नियमावली लागू हो गई हमारे पूरे भारत देश में, यूनियन टेरिटरीज में
और ग्रामीण अर्बन इलाकों में। दूसरा कि इसके क्रियान्वयन के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक समय अवधि दिया गया है, उसका जो क्राइटेरिया वो है कि 20,000 से ज़्यादा बड़े वाले जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत, 10,000 से 20,000 के जो अंदर आते हैं, और जो 10,000 तक के जो जनसंख्या वाले हैं, इनको समय दिया गया है। तो जो 20,000 वाले हैं उनको माना गया है कि 18 महीना, और जो उससे कम है उसको 24 महीना, इस तरीके 18 महीना, 24 महीना, और जो छोटे हैं उनको 12 महीने का 36 महीने का समय दिया गया है। तो जो बड़े हैं उनको 18 महीना, उसके बाद जो आते हैं उसको 24 महीने का, और जो छोटे हैं उनको 36। इसलिए कि उसके जो छोटे छोटे ग्राम पंचायत हों, टुकड़ों में हैं, दूर दराज हैं, उसके क्रियान्वयन में थोड़ा समय और पैसा और सिस्टम को चाहिए होगा, इसलिए समय दिया गया। दूसरा जो प्रमुख बदलाव जो आप पूछ रही हैं वो यह है कि पहले हम लोग, जैसा आप जानती थी, हम लोग ने कई इस पर आईसी और कंटेंट भी किया है आप लोग के द्वारा, कि कचरे 2 भाग में बांटे जाते थे, नीला और हरा, या गीला या सूखा, या बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अब ये 4 भागों में हो गया, नीला, हरा, लाल, काला। तो एक है स्पेशल, जो लाल और काला में आ गया है स्पेशल केयर वेस्ट, और जिसको हाजिडस वेस्ट कहते हैं, और दूसरा है सैनिटरी वेस्ट। तो जो लाल है वो सैनिटरी वेस्ट है, और काला है हाजिडस या स्पेशल। तो उसका मकसद ये है कि इस कोर्ट ने और कानून ने देखा है कि जो प्रमुख वेस्ट आते हैं हमारे घरों से या इंस्टीट्यूशन से, उसमें ये दोनों वेस्ट भी होते हैं, उनका सेफ डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी कहा है कि आप इसका कलेक्शन करेंगे, और जनरेशन में जो लोग हैं उसको 4 डस्टबिन में आप सेग्रीगेट करेंगे, जो बहुत बड़ी चैलेंज भी होगी घरों के लेवल पे। और तीसरा, इसमें इसका जो मॉनिटरिंग है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन एक पूरा पोर्टल डेवलप किया जा रहा है, जल्द वो लागू होगा। तो जितनी भी इसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी, इन्फॉर्मेशन है, वो संबंधित विभाग को या जिला के द्वारा टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना है, सालाना, 6 महीने पे, पूरा सिस्टम है। तो ये बहुत बड़ी बदलाव हो गई। सर, आपने ये जो क्राइटेरिया बताया है कि कचरा जो निकालता है, और खास करके ठोस अवशेष, इसमें जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं सर, उनको किस तरह से परिभाषित करेंगे, और उनके लिए क्या पैमाना निर्धारित किया गया है? किस तरह से उनको अपना जो अपशिष्ट निकलता है उसको किस तरह से उनको निपटान करना होगा? खास के अपने स्तर में अब बात कही जा रही है कि उनको अपने लेवल से सारी चीजों को निष्पादन करना होगा। देखिए, उसमें 1-2 चीज बहुत प्रमुख है जो इस कानून में आप पूछ रहे थे कि 16 और 26 में जो अंतर है। तो वो ये एक है कि पहले वेस्ट जो जनरेट करता है, जैसे घर हो, इंस्टीट्यूशन हो या बाकी होटल हो, उनको उतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं मानी जाती थी। ये सरकार का दायित्व माना जाता था कि आप गंदा है तो साफ कीजिए, खुद करना। हाँ, मतलब सरकार ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जनरेट होता है हर दिन, उसको कर पाना, उसको सेफली डिस्पोज करना वैज्ञानिक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा कि अब क्या किया है कि जो भी वेस्ट जनरेटर हैं उनकी दायित्व को निर्धारित कर दिया गया है कि आप 4 श्रेणी में करेंगे, अच्छे से देंगे, सहयोग राशि देंगे, मदद करेंगे, और इसको सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि मेरा काम है फेंक देना, और फेंकना, जलाना या पोल्यूट करना एकदम ही अलाउड नहीं। और ग्राम पंचायतों को या जो क्रियान्वयन इकाई हैं उनको पे ऑफ पोल्यूटर्स का भी एक ये दिया गया है कि आप पेनल्टी लगा सकते हैं, उनको पैसा देना होगा, इस तरह से, ताकि उनको इंगेज करना, ये नहीं कि हम किए और भाग गए। दूसरा कि जो बल्क मतलब ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं उनको आपको पहले जानना है, सूचीबद्ध करना है, उनको रजिस्टर करना है। तो ये सब बल्क जनरेटर के जो वेस्ट जनरेटर, उनकी कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे कि शादी ब्याह के जो कम्युनिटी हॉल हैं, या बहुत बड़े धर्मशाला, मंदिर हैं, या कुछ ऐसे छोटे होटल्स भी आजकल आ गए हैं, पर्यटक स्थल के कुछ हैं,
या और भी इस तरह के जो हैं, या कोई ऐसा बड़ा सा आप कई ऐसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में वो है, वो वहाँ संचालित हो रहे हैं। तो उसमें वो 3 कैटेगरी में उसके जिसके बेसिस पे उसको चिन्हित करते हैं, वो है कि 100 केजी से ज़्यादा कचरा और 20-40 हज़ार लीटर का खर्चा पानी का प्रतिदिन, और 20 से 22 हज़ार जो स्क्वायर मीटर्स में उनका क्षेत्रफल हो। ये 3 कैटेगरी में वो उनका क्राइटेरिया बनाया है। तो इसमें किसी में वो अगर आएंगे तो उनको हम बल्क वेस्ट जनरेटर कहेंगे। एक दूसरा कि उनको रजिस्टर करेंगे, तीसरा कि सिर्फ कहेंगे नहीं, जो भी वेस्ट वो निकल रहा है उसकी जिम्मेदारी उनकी है खुद सर। तो सरकार ने और कानून ने और ये ऑनरेबल कोर्ट ने कोशिश किया इसके माध्यम से कि ये जो 100 केजी निकलने वाला कचरा अलग अलग जगहों से अलग अलग इस तरह के वो वहाँ पे ही निष्पादित हो जाए, वहीं पे वो डिस्पोज हो, चाहे वो आप खाद बना दीजिए या और कुछ कर दीजिए। दूसरा कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिए सरकार को कि मैंने कर दिया, कोई बात, या आप किसी दूसरी एजेंसी के थ्रू उसको डिस्पोज कराइए और उसका सर्टिफिकेट दीजिए, लेकिन वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं। अब अपने स्तर पे करना होगा, अपने स्तर पर ही करना होगा और उसके बारे में जानकारी देनी होगा। और ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार आपको फाइन करेगी। अब ऐसे मामलों में सर देखा जा रहा है कि जिला अधिकारियों को भी एक विशेष अधिकार दिया गया है कि वो भी कुछ दंड और इसका उनके द्वारा भी प्रावधान है। तो सर ऐसे में क्या सजा मिलने की संभावना रहती है? देखिए, पहले तो सजा तो उसके आखिरी श्रेणी में है कि उनको आप पनिश कर सकते हैं और वो, लेकिन जो पहला वो है कि पेनल्टी का है, फाइनेंशियल का, आर्थिक, उन पर आप दंड लगा सकते हैं, फाइन ले सकते हैं, उनको आप डी रजिस्टर कर सकते हैं, उनका बिजली पानी का कनेक्शन आप काट सकते हैं। ये बहुत बड़ी कानूनी प्रावधान है। ये बहुत बड़ा इसलिए है कि जो भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है जो चलाते हैं अपना, उनके लिए बिजली पानी जरूरी है, वो घाटे में चले जाएंगे। तो ये है कि कोई अगर चाह रहा है कि गंदगी फैला के और बच के निकल जाए, नहीं, तो वो नहीं पॉसिबल है। दूसरा कि जो जिला के पदाधिकारी हैं, जिला हेड हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी ये डायरेक्ट जिम्मेवारी है, तो वो उनका भी कल होकर जो मूल्यांकन होगा उनके प्रगति का, उनके कार्यों का, वो इसी के सफाई या तमाम पे होगा, तो वो जवाबदेह हैं। तो एक जिला में स्पेशल सेल बनाने की बात की गई और सेल को हेड करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर, और बाकी पूरे संबंधित सभी विभाग के लोग रहेंगे। इनका यही काम है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसको क्रियान्वयन कराएं, उसको फोर्सफुली और बढ़िया से ये करें, जितने भी वेस्ट पॉइंट हैं उसको आइडेंटिफाई करें, लेगेसी वेस्ट है उनको आइडेंटिफाई करें, बल्क वेस्ट जनरेटर को आइडेंटिफाई करें, इनको सिस्टम में लाएं ताकि आपके आसपास का इलाका साफ सुथरा और सिस्टम में आ जाए। ये नहीं कि जिसको भी जहाँ मन किया फेंक दिए या जो मन किया कर दिए, वो आप नहीं कर सकते। तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल है और बहुत क्लियरली डिफाइंड है, हर चीज़ बहुत ही साफ बता दिया गया है। 5 मई को जो नियम आई है उसमें ये चीज़ जोड़ा गया है ऑर्डर में, नियम के बाद, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 1 साल के लिए जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के स्पेशल प्रावधान में इनको दिया गया पावर, कि ये पावर के अधीन काम करते हुए ये सारे चीज़ों को नियोजित क्रियान्वयन करेंगे और इसकी सफलता या इसके चैलेंजेस को देख के आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो हम लोगों ने बात की सर बल्क वेस्ट जनरेटर के बारे में, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि अगर कोई सामाजिक समारोह होता है, शादी ब्याह है या कोई छोटा मोटा आयोजन है, ऐसे में भी जो संबंधित संस्थान या आयोजक या परिवार है उनको भी ये चीज़ें करनी पड़ेगी, साफ सफाई का प्रबंधन और ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शादी ब्याह समारोह में ये इसमें दिया गया है कि आप पूर्व में जो संबंधित इकाई है जो वहाँ देख रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में मान लीजिए ग्राम पंचायत है, मुखिया है या प्रखंड है, जिला स्तर पर या सेल है, उनको आपको इन्फॉर्म कर देना है कि इस तरह के घटना, तो वो पूरा सिस्टम रहना चाहिए सफाई का ये, और वो फिर पे करेंगे। ये नहीं कि मान लीजिए आप शादी ब्याह या समारोह या बहुत सा यज्ञ हवन इस तरह में हजारों लोग आते हैं, बहुत गंदगी होती है, तो वो करके निकल जाना नहीं होगा, आपको सिस्टम में होना।
आपको बताना होगा, उसका सिस्टम बनाना होगा, आपका कचरा के निष्पादन का तरीका होना चाहिए, सेफली मैनेज करके जाना होगा, और नहीं तो आपको फिर नहीं अलाउ किया जाएगा। तो इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई उसमें बहुत क्लियर है कि वो उनके अधीन ही सारा सिस्टम है। अब उनको कहीं से देखने की जरूरत नहीं, ऊपर वो सारा निर्णय लेंगे और उस निर्णय के आलोक में इस तरह की कहीं भी संभावना बनती है तो चेक करेंगे। सर एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि सर क्या नदी, तालाबों और जल निकाय जो जो जल स्रोत है, क्या उनमें भी कुछ कूड़ा करकट या जो आम लोग फेंक देते हैं उसमें भी कुछ पाबंदी लगाई गई है सर? आपके प्रश्न ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी गहराई से पढ़ाई किया है और उस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट बात है। तो नदी नालों, इसमें एक जगह इसमें उल्लेख है एक्ट में कि उसमें जाने वाले जो क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है, तो जो ग्रे वाटर पार्ट है उस पर कानून अभी बात नहीं कर रहा, उसके लिए और भी कानून है और ये आएंगे भी। ये बात कह रहा है कि जो वेस्ट बह के नदी नालों, तालाबों में, बाकी जगहों को पोल्यूट करता है, प्रदूषित उसको हमको कंट्रोल करना है, रोकना है और उसका सेफ डिस्पोजल करना है, वो इसमें क्लियरली मेंशन है। अगला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि ये जो नियमावली में बदलाव आए हैं, तो ऐसे में ग्राम पंचायतों के और जो नगर निकायों के भी सर जो उनके कार्य प्रणाली है उसमें भी बदलाव आएगा, तो ऐसे में क्या चेंजेस आए हैं जो आप बताना चाहेंगे? एक तो चेंजेस ये है कि जो आपने कहा कि पानी प्रदूषित होगा, हमारा जीवन ही होगा। देखिए, ये भी देखा गया है कि जो सामान्य ज्ञान की बातें हैं कई बार लोग उसको मानते नहीं है व्यक्तिगत रूप में, जबकि बेसिक्स है मगर जब आप समूह में होते हैं तो आप नहीं मानते हैं। व्यक्तिगत रूप से भले आप इसको समझते हैं, लेकिन आप देखेंगे लोग वही गलती करते हैं, पोल्यूट करते हैं, जला देते हैं, या जो चीज़ नहीं प्रतिबंधित है, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक देखिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग मतलब विचारों में तो क्लियर है, लेकिन अपने व्यवहार में वो समस्या आज भी है। तो वो अब नहीं रहा। इस एक्ट ये कहता नहीं कि आपके विचार को इंतजार नहीं करेगा, आप बहुत अच्छा सोचते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं तो आपको पकड़ लेगा और आपको फाइन करेगा, रोकेगा, बाकी दंड देगा। वो इसलिए कि अब वो नहीं मान रहा है कि आप अपने विचार से ही या अपने बिहेवियर से कुछ कर पाएंगे। तो वो क्लियर है कि आपको ये करना होगा। इसमें ये बहुत बड़ी जो आप पूछ रहे थे कि क्या अंतर है, उसमें ये है, इसमें एकदम क्लियर है कि करना है, ये आपका चॉइस नहीं है, ये आपको एक तरह से नियम है और आपको फॉलो करना। सर व्यवहार परिवर्तन की बात यहाँ पर आ गई, तो मैं एक बार आपसे चाहूँगी कि आप एकदम बिल्कुल क्लियर जो 4 श्रेणियों में कचरे का जो उनके जो उसको निष्पादन करना है या उनको अलग करना है, वो एकदम क्लियर करके बताइए सर कि किस रंग के कूड़ेदान में कौन सा कचरा डालना है, ताकि फिर एकदम लोगों के लिए एकदम क्लियर हो जाए सर। क्योंकि एकदम अभी नई बात आई है सामने, 2 के जगह अब 4 डस्टबिन आ गए हमारे लिए, तो कैसे इसको क्लियर करें? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो चुनौती हो गई, ये अर्बन और बाकी शहरों के लिए भी, और शहर का मेट्रोस के लिए भी। क्योंकि आप अगर कई जगहों पे जाएंगे तो जहाँ कई जगह 3 डस्टबिन 4 भी यूज़ पूर्व से भी किए जा रहे हैं। कहीं एक येलो भी आ गया सर। हाँ, येलो भी आ गया, कई जगह मतलब मेडिकल वेस्ट के लिए आ गया या इसके लिए आ गया। अभी हमारे यहाँ 4। तो समस्या ये है कि बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है और जागरूकता इम्पॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि ग्रीन वाले में लोग डाल देते हैं प्लास्टिक और ब्लू में डाल देते हैं खाना या इस तरह का बचा हुआ। तो हम नहीं मानते हैं इस बात को कि सेग्रीगेशन करना। एक दूसरा, हम ये नहीं मानते हैं कि कैसे करना है, और तीसरा, हमको फर्क नहीं पड़ता है कि इससे क्या होगा। और चौथा, जो सिस्टम उसके बाद की होती है सेग्रीगेशन के बाद, वो भी इतना सपोर्टिव नहीं होता है। अगर लोगों ने अगर हरा में डिग्रेडेबल डाला है, ब्लू में रिसाइक्लेबल डाला है, लेकिन उसको ले जाते वक्त सब मिला लेते हैं, तो लोग को लगता है कि क्या फ़ायदा। तो इन्फोर्समेंट और ये जो कचरे का पूरा वैल्यू चेन है फ्रॉम सोर्स टू फाइनल डिस्पोजल, वहाँ हर जगह इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा कि अगर लोग 4
अलग अलग श्रेणियों में डालना शुरू करते हैं तो हमें उनको सिस्टम देना होगा और उसको आखिरी लेवल तक ले जाना होगा, लोगों तक उसको जोड़ना होगा। इसलिए आप इसमें देखेंगी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी स्टेक होल्डर बनाया गया है और जो पाठ्यक्रम है शिक्षा के बच्चों की उसमें भी इसको लाया गया है। तो नियम ये मानती है कि लोगों का बिहेवियर चेंज जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, जानकारी से, और बच्चे सबसे बड़े माध्यम है। एक अगर सिविलाइजेशन चेंज करना है तो बच्चे में लाएंगे तो उनके परिवार में आएगा और धीरे धीरे वो एक हैबिट बन जाएगा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है कि पहला हम जो दो तो हम पहले से करते आए हैं और थोड़ा कम बेसी करते हैं, बीच बीच में हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक है कि हरा और नीला ये हम करते आ रहे हैं जागरूक। हाँ, सूखा और गीला। अब इसमें एक हो गया स्पेशल केयर, दूसरा सैनिटरी। सैनिटरी में दो चीज़ हैं जो प्रमुख है, एक है कि जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं और दूसरा है डाइपर्स। इनको हम लोग डालेंगे रेड वाला, हाँ लाल कूड़ेदान, हाँ लाल में, और ब्लैक में जो हाइजेडस है जैसे थर्मोमीटर्स हैं, वायर्स हैं, कुछ केमिकल हैं, मेडिसिन्स हैं, ये सब भी समस्या है। आप जब बड़े पोल्यूशन के लेवल में पाएंगे तो देखा जाता है कि पोल्यूट करने में पानी को या ड्रिंकिंग वाटर को या इन्वायरमेंट को ये सब चीज़ें ग्रेजुअली अफेक्ट करते हैं, तो इनका सेफ डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि ग्रेजुअली हम लोग इसके डिस्पोजल का मैकेनिज्म बनाएं। जैसे दवाई या उसका जो सामग्री अगर हम आप कह रहे हैं अलग करने, तो इसको बाद में कैसे डिस्पोज किया जाए ये भी काम तुरंत शुरू कर दिया गया है। तो आने वाले 2-3 महीने 6 महीने में अर्बन सेंटर्स में तो आ ही जाएंगे और बाद में ग्रामीण में भी कोशिश करके हम लोग करेंगे। जो उसका एक नाम है जैसे आप सुनती आ रही हैं MRF। पहले तो हम लोग सेग्रीगेशन शेड बोलते थे या WP बोलते थे, अब सरकार का कहना है MRF मतलब मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, मतलब कि जितने भी वेस्ट हैं उसमें से जो काम का है वो हम रिकवर कर लें, निकाल लें, बाकी जो डिस्पोज हो सकता है या खाद बन सकता है या और सेफली उसको ये कर सकते हैं वो हम करें। तो कोई भी कचरा अब खुले में बेकार नहीं रहेगा, उसका कोई ना कोई उपयोगिता हो। तो हाँ, इम्पॉर्टेंट है ये भी कि जो वेस्ट है वो 4 श्रेणी में अब सेग्रीगेट किया जाना है। एट सोर्स मतलब जहाँ वो उत्पादित हो रहा है, जनरेट हो रहा है, घर हो या जो व्यावसायिक संस्थान है, वहाँ पे आप कचरे को 4 भाग में रखेंगे। जो खाना बचा हुआ है उसको रखेंगे हरे वाले में, या छिलका फल या जानवरों को जो हम खिलाते हैं उससे बचा हुआ। इसके अलावा कृषि अपशिष्ट भी उसमें रखेंगे। सूखा में रखेंगे जो प्लास्टिक है या आयरन है, कॉपर है, लोहा है, इस तरह की चीज़ें जो रिसाइकिल हो सकती है। नीला डस्टबिन नीले में। और फिर जो लाल है उसमें हम लोग सैनिटरी जो वेस्ट हैं, जो मैंने बताया कि खास करके डायपर और सैनिटरी वेस्ट उसको डालेंगे। और जो आखिरी में ब्लैक है उसमें हम लोग स्पेशल केयर हाइजेडस जो कि खतरनाक भी बोलते हैं उन वेस्ट को डालेंगे। तो ये 4 थोड़ा है और ये हम करते आए। देखिए वेस्ट को तो हम अलग करते ही आते हैं एक माने में, लेकिन धीरे धीरे डस्टबिन में जाते हैं तो एक हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बच्चों को भी थोड़ा सिखाएंगे और हम लोग थोड़ा उसमें सहयोग करेंगे तो बिल्कुल हम लोग कर लेंगे। हम लोग इस पर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाते रहेंगे कंटेंट और देते रहेंगे। आशा करते हैं कि हम लोग इसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब लास्ट में जब हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जो हमारे जो भी गेस्ट होते हैं उनको हम चाहते हैं कि वो हमारे ग्रामीणों को, हमारे देखने वालों को एक अच्छा सा स्वच्छता संदेश दे। सर जी, मैं तो ये कहूँगा कि लास्ट ये आज का एपिसोड ये लास्ट है, लेकिन हम लोग इस पे और भी कोशिश करें कि कुछ और डिटेल सीरीज बनाए ताकि हर प्रश्न का एक जवाब दें कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ ये होगा, क्या नया तकनीक आ रहा है, सरकार अभी कहाँ पहुँची है, इस तरह की चीज़ों को, ताकि लोग भी अपडेटेड रहें और इसके सीरियसनेस को हम लोग नीचे तक ले जाएं। तो संदेश बहुत साफ है कि हम लोग इसका ध्यान दें। और जो लोग जैसे कई गांव में आप जाएंगे, कई लोग बड़ा सजग हैं और बहुत मेहनत करते हैं कि हम पर्यावरण को बचाएं और कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसी गांव में कुछ लोग होते हैं जो नहीं बात मानते हैं। तो अब वो नहीं कर पाएंगे। कानून आ गया, उसका सूचना दीजिए, फिल्म वीडियो
बाकी माध्यमों से शिकायत करने पे उनको हम लोग ये करेंगे, उनको रोका जाएगा, पकड़ा जाएगा, उन पे जो पेनल्टीज है वो लगाई जाएगी। दूसरा है कि इसमें थोड़ा मदद करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है और आगे आना है तो हमको अपने सैनिटेशन को और वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया को थोड़ा सुंदर स्वच्छ कर लेना होगा जल्दी, क्योंकि उस लेवल पे जाने के लिए हमको ये बेसिक क्राइटेरिया है। पर्यटन को बढ़ावा देना हो, या जो आम जन है उनके स्वास्थ्य की बात हो, या देखने में या साफ सुथरा लगने की बात हो, सब में आप पाएंगे कि स्वच्छता एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। अगर वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं तो फिर बाकी चीज़ अच्छा करने में भी अच्छा नहीं होता है। इतना सारा रेटिंग हो रहा है, हर शहरों का रेटिंग हो रहा है, तो उसमें हम लोग भी चाहेंगे कि बिहार हम ग्रामीण, क्योंकि मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ, क्षेत्र आगे बढ़े और हमारा रेटिंग सुंदर हो। हालांकि पिछले वर्ष जो स्वच्छता के रेटिंग में हम लोग थोड़ा इम्प्रूव किए अपने जोन में, लेकिन उसमें हम लोग और अच्छा काम करें और लोगों को दिखाएं कि बिहार इस एरिया में भी, स्वच्छता में भी एक मिसाल बन सकता है पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए। सर, हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जाना कि SWM 2026 नियमों का मुख्य लक्ष्य लैंडफिल पर बोझ को कम करना और स्रोत पर ही कचरा को निपटान करना है। CPCB 2023-24 के अनुसार भारत में लगभग 1,85,000 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि कचरे को आपस में मिलने से रोकने और रिसाइकलिंग को आसान बनाने के लिए कचरे को 4 श्रेणियों में अलग अलग करना अनिवार्य करें। इस तरह से हम रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को तो आसान बना ही सकते हैं, अपने परिवेश को स्वच्छ और सुंदर भी बना सकते हैं।